हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम ऑटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हमारा ऑटिज्म वाला सेशन लास्ट हो जाएगा। अभी तक हमने थोड़ा बहुत वो ऑटिज्म के टाइप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स पढ़ लिए हैं, कॉजेस पढ़ लिए, ठीक है। तो मतलब लिटिल बिट हमने थोड़ा बहुत ऑटिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो सबसे पहले है डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं ऑटिज्म का डायग्नोसिस या फिर आइडेंटिफिकेशन। देखिए, कोई भी डिसेबिलिटी हो या मैं कहूँ लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ठीक है, वो जितनी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए ना, उतना ज्यादा बेटर है बच्चे के लिए, क्योंकि उसको ना उसकी जो भी डिफिकल्टीज होंगी उसको समझना बहुत इजी होगा और उस चीज को थोड़ा सा हैंडल करना और एक पॉजिटिव वे की तरफ ले जाना बहुत इजी होगा एज कंपेयर टू अडल्ट्स में मैं अगर बोलूँ तो जितना ज़्यादा अर्ली आप डायग्नोस कर ले, जितना ज़्यादा अर्ली इंटरवेंशन करें बच्चे के लिए, उतना ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी डायग्नोसिस में, इट इज़ नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई। इसको डायग्नोस करना और आइडेंटिफाई करना, जितना और लर्निंग डिसेबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो उतना ज्यादा इजी नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ना एक तो इसमें स्पेक्ट्रम है डिसऑर्डर, बहुत सारी डिफिकल्टीज बच्चा फेस करता है। दूसरी बात मैं बोलूं कि बच्चा जो है, देखिए स्टार्टिंग में तो वो बोलता ही नहीं, जब तक वो 1-2 साल का नहीं हो जाता तो वो बोलना स्टार्ट ही नहीं करता। तो जब तक मतलब अगर वो थोड़ा बहुत बोलना वाली एज में भी आ जाए और अगर वो तब भी ना बोले, तब हम लोग इमेजिन कर लेते हैं शायद ना बच्चा शाय है, शर्मा रहा है, इसीलिए बच्चा नहीं बात कर रहा है, झिझक रहा है ना, डर रहा है, इसीलिए शायद नहीं बोल रहा। तो हम लोग ये इमेजिन कर लेते हैं, बट हमारे दिमाग में ये नहीं जाता या पेरेंट्स के दिमाग में ये नहीं जाता कि शायद बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है, ठीक है। बट यहीं पर क्या है, एज अ पेरेंट, क्योंकि देखिए बच्चा स्कूल तो जा नहीं रहा, तो यहाँ पे टीचर का रोल तो ऐसा अच्छा है नहीं, जब तक बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तब तक उसको डायग्नोस स्कूल में कर नहीं सकते। जब तक बच्चा घर में है उसके लिए पेरेंट्स का रोल होता है कि उस अगर मतलब बच्चा जो सिम्टम शो कर रहा है उसको रेगुलर कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करे, ठीक है, और उसके बेसिस पे अपना डायग्नोसिस बनाए कि क्या बच्चा मतलब जो भी सिम्टम्स हैं ऑटिज्म वाले उनमें से कितने बच्चा शो कर रहा है, ठीक है। वो चीज देखना बहुत जरूरी है और कुछ टाइम इंटरवल्स है, जैसे 9 मंथ्स, ठीक है, फिर है 18 मंथ्स, फिर है 24 मंथ्स, ठीक है। इसमें देखना है कि एक बच्चा नॉर्मल बच्चा के बिहेव कर रहा है और एक ऑटिस्टिक बच्चा, ठीक है, ऑटिस्टिक बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, तो तब थोड़ा बहुत आइडिया आता है। फिर वैसे ही 18 मंथ में ऐसे करना है, फिर 24 मंथ्स में मतलब कंपेयर करना है कि एक नॉर्मल बच्चा क्या बिहेव कर रहा है और जो उनका बच्चा है वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है। तो इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं, क्या उसको ऑटिज्म है, मतलब लिटिल बिट आप अपनी डायग्नोसिस बना सकते हैं। देखिए, देयर इज नो सिंगल टेस्ट फॉर ऑटिज्म अवेलेबल, ठीक है, नो सिंगल, कोई एक सिंगल ऐसा टेस्ट नहीं है जो ऑटिज्म के लिए अवेलेबल हो, नो सिंगल टेस्ट अवेलेबल, ठीक है। एंड ये क्यों है, बिकॉज ऑटिज्म ना, जैसे मैंने आपको बताया, और ASD ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके अंदर एक इश्यूज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है, मल्टीपल इश्यूज बच्चा फेस कर रहा है। तो इसीलिए इसके लिए एक टेस्ट बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए ऑटिज्म के लिए एक टेस्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ रेटिंग स्केल्स इसके लिए बनाए गए हैं जिसके थ्रू आप बच्चे को एसेस कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ रेटिंग स्केल्स में मैं आपको नाम बता देती हूँ, जो कि हो सकता है आपके पेपर में भी आपसे पूछा जाए। उसके फुल फॉर्म्स हो गई या उसके बारे में हो गया कि उसको कैसे यूज करते हैं या उसमें कितने आइटम्स होते हैं। देखिए, जो रेटिंग स्केल में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको क्वेश्चन नहीं कहा जाता, उनको आइटम्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। सबसे पहला है कार्स। देखिए, ये ना कुछ टूल्स है, टेस्ट तो मैंने आपको बोला कि कोई एक सिंगल टेस्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर टूल्स यूज करे जाते हैं। सबसे पहला टूल है कार्स,
उसकी फुल फॉर्म है चाइल्डहुड ऑटिस्टिक रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल। अब जैसे कि इसमें वर्ड आ रहा है चाइल्डहुड, ये है फ्रॉम 2 इयर्स, 2 साल तक से जो बच्चे हैं उनके लिए है, मतलब छोटे बच्चों के लिए। इसमें क्या करा जाता है कि जो छोटे बच्चों की एबिलिटीज होती हैं उनको रेट किया जाता है, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज को देखा जाता है। ठीक है, इस जो रेटिंग स्केल है इसमें 15 आइटम्स हैं। ठीक है, और इन 15 आइटम से 1 से लेके 4 तक की आपकी रेटिंग दी जाती है। कोई भी टास्क हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें रेट किया जाता है कि बच्चा 1 पे है, 2 पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं, तो उसमें लास्ट में जब आपके पास फूड डिलीवर हो जाता है, आपके पास नोटिफिकेशन आता है हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, जिसमें आपकी डिलीवरी बॉय का एक्सपीरियंस हो या फिर आपका फूड का एक्सपीरियंस हो, आपकी ऐप का एक्सपीरियंस, ऐसे 3 लाइन में आते हैं। तो आप उसके बेसिस पे उसको रेट करते ना, अगर बहुत अच्छा हुआ तो 5 स्टार, एवरेज हुआ तो 3 स्टार, बुरा ही हुआ तो 1 स्टार, वेरी वेरी पुअर। तो काइंड ऑफ यही क्या है, रेटिंग स्केल है। बच्चे की एबिलिटी को 1 से लेके 4 तक के बीच में हम रेट करते हैं कि अगर बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो 4, मीडियम कर रहा है तो 3, की मतलब कितना वो एक टास्क को कंप्लीट कर पा रहा है, उस चीज को हम रेट करते हैं। ठीक है, और इसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं। ठीक है, क्या नाम है इसका, कार्स चाइल्डहुड ऑटिस्टिक रेटिंग स्केल। ठीक है, इसके बाद एक स्केल और है, ठीक है, सेकंड स्केल, जिसका नाम है सेकंड एस्पर्जर्स सिंड्रोम डायग्नोस्टिक स्केल। ठीक है, स्केल ASDS। चलिए, तो इसमें क्या है, ये टिल एडोलेसेंस तक के लिए, एडोलेसेंस। ठीक है, मतलब एज 5 to 15 तक के, 18 तक के लिए। ठीक है, और ये मेनली किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, मेनली आइडेंटिफाइज एस्पर्जर्स सिंड्रोम। ठीक है, मेनली ये एस्पर्जर सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करता है। इसमें क्या है, 50 आइटम्स है। जैसे इधर था ना अबव में, कार्स में था कि 15 आइटम्स थे, यहाँ पर 50 आइटम्स है, 50 आइटम्स। और इसमें क्या है, हम बच्चे को रेट कर रहे हैं 1 to 4, है ना, बच्चे की क्वालिटीज, बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चे की इश्यूज, टोटली बच्चे को रेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम बच्चे के जो आसपास के लोग हैं, बेशक उसकी फैमिली बोल लो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल बोल लो, या फिर सोसाइटी बोलिए। ठीक है, सोसाइटी हो गया, या क्लासमेट्स हो गए, मतलब जो भी बच्चों के या टीचर्स भी आ जाएंगे, मतलब जो भी बच्चे के सराउंडेड में जो लोग हैं, उनसे हम ये क्वेश्चंस करते हैं, जो उनके साथ रह रहे हैं, बेशक उनके ब्रदर सिस्टर हो। ठीक है, तो उनसे पूछा जाता है कि जैसे बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो फिर टीचर्स से पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो और उसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन बनाया जाता है कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं आप, कितना लार्ज है। सबसे पहले इधर है कि ये बच्चों पर किया जाता है, छोटे बच्चों पर, कार्स टेस्ट। ठीक है, दूसरा इसमें 15 आइटम्स है, तीसरा इसमें बच्चे से ही क्वेश्चंस करे जाते हैं और उनको रेट किया जाता है। यहाँ पर ये एडोलेसेंस तक के लिए है, दूसरा इसमें 50 आइटम्स होते हैं, तीसरा ये बच्चे से नहीं, बच्चे के आसपास जो लोग प्रेजेंट हैं उनसे करा जाता है। ठीक है, अब एक टेस्ट और है, जैसे कि एक टूल और है, जैसे ये 2 टूल है, कार्स एंड एस्पर्जर सिंड्रोम। ठीक है, ये 2 रेटिंग्स के लिए, वैसे ही एक टूल और है, इट्स काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट अगर मैं बोलना चाहूँ तो। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको नेम बता देती हूँ, सैली एंड एन टेस्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पुटअप हो जाए। ठीक है, इसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है, मतलब देखिए, बच्चा जैसे ऑटिस्टिक बच्चा हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, मैंने फर्स्ट सेशन में कवर किया था कि बच्चा ना समझ नहीं पाता सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, वो फेशियल एक्सप्रेशन रीड करने में
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा है, अगर आप सैड है, तो अगर आप फेस से सैड फेस होता है ना, अगर आप वो दिखाएँगे या फिर वो आपका सैड फेस देखेगा, तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो फेशियल एक्सप्रेशन भी रीड नहीं कर पाएगा कि हाँ, आप सैड है, जैसे एक नॉर्मल बच्चा कर लेता है, बट ऑटिस्टिक बच्चा ये नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ना द थ्योरी ऑफ माइंड और ये जो सैली एंड एन टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा देखा गया है टू आइडेंटिफाई ऑटिज्म। सो ये जो टेस्ट है, इसको सैली एंड टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना 2 लड़कियां हैं, सैली एंड एने। ठीक है, सैली क्या करती है, उसके पास 2 बाउल्स है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। तो वो क्या करती है, दोनों को ऐसे उल्टा करती है और सपोज इस बाउल के नीचे वो एक बॉल रख के ऐसे कर देती है, दूसरा बॉल ऐसे ही कर देती है, मतलब इस बाउल के नीचे क्या है, बॉल है। ठीक है, देन वो अपने काम से चली जाती है। फिर क्या करती है, एने आती है, और ये जो सारी चीजें ना, ये हम ऑटिस्टिक बच्चे को सुना रहे हैं एज एन एक्सपेरिमेंट, एज एन टेस्ट। ठीक है, ये स्टोरी हम उसको सुना रहे हैं। तो एने आती है, वो क्या करती है, जैसे सैली ने इस बाउल के अंदर उसने बॉल रखी थी ना, वो बॉल निकाल करके दूसरे वाले बाउल के अंदर रख देती है, उसको फ्लिप करके ऐसे रख देती है। ठीक है, तो ये करती है। सैली ने तो क्या किया, इधर रखा था, लेफ्ट वाले में बाउल के नीचे बॉल रखी थी। एने क्या करती है, एने लेफ्ट वाले में से निकाल के राइट वाले बाउल के अंदर उस बॉल को रख देती है। अब यहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चे से पूछा जाता है कि जब सैली आएगी, ठीक है, जब सैली आएगी तो वो कौन से बाउल के नीचे बॉल देखेगी, ढूंढेगी। तो यहाँ पर ना बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। अगर हम नॉर्मल बच्चे से पूछें तो नॉर्मल बच्चा बोलेगा लेफ्ट में देखेगी, व्हाई, बिकॉज उसने लेफ्ट में रखा था। बट यहीं पर जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो बोलेगा नहीं, सैली राइट वाले में देखेगी। वो उसका जो माइंड है ना, वो समझ नहीं पाया कि सैली तो लेफ्ट में रख के गई थी, है ना, तो वो राइट में क्यों देखेगी। तो ये चीज जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करा जा सकता है कि बच्चे को क्या है, ऑटिज्म है। और इसमें 99% चांसेस हैं कि बच्चा बोलेगा नहीं, सैली तो राइट वाले के नीचे देखेगी, जबकि सैली लेफ्ट वाले नीचे बाउल के नीचे बॉल रख के गई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत मैं बोलूँगी इफेक्टिव साबित हुआ है, इफेक्टिव मिला है टू आइडेंटिफाई ऑटिज्म। अब हमने कुछ टूल्स पढ़ लिए हैं कि ऑटिज्म को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने डायग्नोसिस पढ़ लिया, डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ठीक है, ट्रीटमेंट कि इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, और जैसे मैं बात करूँ ऑल लर्निंग डिसेबिलिटीज की, तो इसके लिए भी ना ही कोई क्योर है और ना ही कोई मेडिसिन है। ठीक है, दूसरा, अगर इसका अर्ली इंटरवेंशन कर लिया जाए, अर्ली इंटरवेंशन, तो बच्चे को ना बहुत हेल्प मिल सकती है अर्ली इंटरवेंशन से। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी इस लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करा गया, उतनी जल्दी बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्या करा जाएगा, काम करा जाएगा। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ टीचर का ही नहीं बल्कि पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि छोटे में तो बच्चा पेरेंट्स का साथ ही रहता है ना, स्कूल तो बाद में जाता है, टीचर के सामने तो बाद में आता है। बट बचपन से अगर बच्चा सिम्टम शो कर रहा है और अगर पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चे के लिए। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी है। वाई? क्योंकि बच्चा ना अलग है, मतलब ऑटिस्टिक बच्चे में और एवरेज बच्चे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि हाँ, बच्चे को इश्यूज हैं, बच्चे को दिक्कत है। जब ये एक्सेप्टेंस आएगा ना, तभी उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, सो दैट वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके। मेन जो गोल है वो लाइफ में एक बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, सक्षम बनाना है। ठीक है, और एक चीज और है, जैसे हर एक उसमें आ रहा है कि बच्चे को एनकरेज करना है, ग्रुप एक्टिविटीज में मिल करके करवाना है। बट यहाँ पर क्या है, एनकरेज तो करना है, एनकरेज करना है ग्रुप एक्टिविटीज के लिए, बट फोर्स नहीं करना है। ठीक है, फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी बच्चे को, सिर्फ एनकरेज करना है।
फोर्स करने से क्या होगा, जो बच्चे का जो एग्रेसिव बिहेवियर जो हर बार इसमें आ रहा है कि बच्चा जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर शो कर रहा है, एग्रेसिव हो जा रहा है ना, तो वो बिहेवियर सामने आ सकता है अगर बच्चे को जबरदस्ती मतलब कुछ कराया जाए ग्रुप में। तो एनकरेज करना है यस, बट फोर्स नहीं करना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और एक मैं आपको बात बताती हूँ, एक टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कह लीजिए है, उसका नाम है टीच, TEACCH, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन handicapped चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो प्रोग्राम डेवलप किया गया है ये स्पेशली ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए है। क्या है ये? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें बच्चे को ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों दी जाती है। किस बच्चे को? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे को, ASD वाले बच्चे को। इसमें क्या डेवलप होता है? सोशल स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन, ठीक है। और इंडिपेंडेंस लाने में, ठीक है, इंडिपेंडेंस, बच्चे में इंडिपेंडेंसी बढ़ानी है ना, तो इंडिपेंडेंस लाने में हेल्प करती है। एंड ऑल्सो कोपिंग, ठीक है, कि बच्चा इजीली अडॉप्ट कर सके कोई भी सिचुएशन में, उसमें हेल्पफुल होती है, ठीक है। ये क्या करता है? इट यूजेस वर्चुअल स्ट्रेटेजीज, ठीक है, ये वर्चुअल स्ट्रेटेजीज यूज करता है और एक कंसिस्टेंट रूटीन है बच्चे का वो बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। प्रमोट्स कंसिस्टेंट रूटीन। देखिए जैसे बच्चा ना आसपास के लोगों को, आसपास की सराउंडिंग्स को समझ नहीं पा रहा, तो ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं उस पार्ट में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है, ठीक है। कौन सा? टीच, ये रहा, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ASD ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और एक कुछ टेक्नोलॉजीज और डेवलप हो रही हैं। ये जो मैं टेक्नोलॉजी आपको बता रही हूँ, इट इज नॉट इन इंडिया, ठीक है। इसका नाम है AB, और ये जो थ्योरी है ये स्किनर की थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। स्किनर थ्योरी बेस्ड है, और इसका नाम मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देती हूँ, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो इसमें ना बच्चों के हमेशा शेपिंग की बात करेगी। शेपिंग इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस मैं बोलूंगी प्रोग्राम के लिए। इसमें जैसे स्किनर की थ्योरी है ना, बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड्स पे बेस्ड है, कि बच्चों को लालच दे करके आप कुछ ना कुछ करवाइए, कि बच्चों को अगर कुछ फॉर एग्जांपल टॉफी, चॉकलेट्स या समथिंग, कुछ भी जो बच्चे को इंटरेस्ट हो, जो बच्चे को पसंद हो, अगर आप उस चीज का अगर आप यूज करेंगे, रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे, तो बच्चा ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ेगा, एज सेड इन स्किनर थ्योरी। उसी चीज का यूज करते हुए यहाँ पर भी शेपिंग करी जाती है, यूजिंग रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और ये दे करके क्या किया जाता है? क्रिएट इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट। अब ये तो थी जो AB जो प्रोग्राम है, ये डेवलप हुआ है नॉर्थ कैरोलिना, और ये जिसने डेवलप किया है और या जिसने स्टार्ट किया है उनका नाम है एरिक शॉपलर, CHOPLER, ठीक है। एरिक शॉपलर उनका नेम है, ठीक है। नॉर्थ कैरोलिना के हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम डेवलप किया है, और इन्होंने किस चीज पे फोकस किया है? शेपिंग पे, ठीक है। और किस चीज को यूज करके? बाय यूजिंग रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट टू क्रिएट चाइल्ड्स इंटरेस्ट, ठीक है। इंडिया में जो चीज डेवलप हुई है, इन इंडिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करा गया है, ठीक है, ऑपरेटिंग
सिस्टम, एडुबॉस, एडुबॉस। और ये जो है वो है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें क्या होता है, टूल्स आर डेवलप्ड, टूल्स आर डेवलप्ड टू टीच ऑटिस्टिक चाइल्ड। मतलब ऑटिस्टिक बच्चे को पढ़ाने के लिए ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम में या इस एडुबॉस में क्या होता है, टूल्स डेवलप करे जाते हैं, ठीक है, सो दैट टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाई जाए। और जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं हर एक डिसेबिलिटी के लास्ट में एक ऐसे फेमस पर्सन का नेम बताऊंगी जो इस डिसेबिलिटी होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं और कर दिया है इवन। उनका नाम है, बहुत ही इज वेरी फेमस, उन्होंने आपने उनका नाम सुना ही होगा, इलॉन मस्क, ठीक है। उन्होंने अपने कुछ रीसेंट इंटरव्यूज में भी ये बोला है, इनको एस्पर्जर सिंड्रोम था, एस्पर्जर सिंड्रोम, जिसकी वजह से ये अपने चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा बुली हुए हैं, बट स्टिल बिकॉज ड्यू टू दिस डिसेबिलिटी, मतलब इस डिसेबिलिटी होने के बाद भी इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस लर्निंग डिसेबिलिटी, ही डिड ग्रेट इन हिज लाइफ एंड आज इनको हर कोई जानता है, इलॉन मस्क, ही इज वेरी फेमस। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज गूगल सर्च करिए और इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए, इनके इंटरव्यूज देखिए। मतलब अगर बच्चे को सही डायरेक्शन मिल जाए, बच्चे को अगर सही अर्ली टाइम पे सही टाइम पे सही चीज मिल जाए और उसका अर्ली इंटरवेंशन कर दिया जाए, तो बच्चा अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो अगेन बोलूंगी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि गिफ्टेड जो लर्निंग डिसेबिलिटी से सफर कर रहा बच्चा है वो कभी लाइफ में अच्छा नहीं कर सकता। अगर आप उसको करेक्ट गाइड करेंगे, करेक्ट उसके साथ उसको हेल्प आउट करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत बिग अचीव करेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आज का सेशन यहाँ पे एंड करती हूँ और यहीं पर हमारा जो ये वाला टॉपिक है ऑटिज्म, वो फिनिश होता है। और अब हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई और जो मैंने अभी पढ़ा ही है उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन होंगे, सो यू कैन आस्क, आप कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।